नमस्कार साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ सच पे नज़र पे आपका स्वागत है। जो साथी मेरे फेसबुक पेज सच पे नज़र पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, उन्होंने उसे अभी तक लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, उन सभी से निवेदन है कि लाइक और फॉलो अवश्य करें, जिससे नवीन चिंतनशीलता सबसे पहले आपके पास बिना रोक टोक पहुँच सके। साथियों, कल विधानसभा की कार्यवाही में एक तथ्य रखा गया जो आम जन को और हर बुद्धिजीवी को सन्न कर सकता है, एक सोचने पे विवश कर सकता है। उसमें रखा गया कि लाल हरी टोपियां नाटक मंडलों की टोपियां लगती हैं जो राजनीतिक कार्यकर्ता लगाते हैं, और एक अन्नप्राशन संस्कार की भी बात रखी गई जहां यह बताया गया कि एक 2.5 साल का बच्चा एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को टोपी पहनते हुए जब देखता है तो उन्हें चोर गुंडा समझकर उन्होंने संबोधित करता है। उस कॉन्सेप्ट को ये बताने की कोशिश की गई कि टोपी लगाने वाले जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, दरअसल उनकी कोई सोच और व्यक्तिवादिता नहीं है। आज मेरा विषय यही है कि साहब, यह टोपियां आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, क्रांतिकारी एक भारत की एक पहचान है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि टोपियों का इतिहास क्या है और टोपियों की पहचान किस रूप में भारत के संदर्भ में रखी गई है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि टोपी पहनने वाला सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति होता है। इसलिए ताकतवर होता है कि एक तो उसकी कोई एक सोच होती है जिस सोच को लेके वह टोपी पहनता है। दूसरी उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि वो अपनी पहचान को स्पष्ट कर देता है कि मेरी सोच किस कारण है और मैं इस कारण इस टोपी को पहने हुए हूँ, और ये काम करने वाला कितना जीवट, क्रांतिकारी और ताकतवर व्यक्ति होगा। टोपियों का इतिहास सदियों साल पुराना है। उस इतिहास में ना जाके मैं आज़ादी के आंदोलन के इतिहास के बारे में बात करना चाहूँगा। आप जानते होंगे एक बड़ी मशहूर टोपी रही है जिसे हम गांधी की टोपी कहते हैं। गांधी जी ने ये टोपी कब से धारण की, क्यों धारण की, इसको लेके कई सारे तथ्य हैं। उनके एक दक्षिण अफ्रीका के मित्र उनके हैं सर हेनरी पोलॉक ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका की जेलों में जो कैदी रखे जाते हैं उन्हें टोपी पहनना अनिवार्य है, और वो उन्हें नीग्रो कहते हैं, यानी कि रंग भेदी कहते हैं। उनके साथ बड़े क्रूरतम व्यवहार किए जाते हैं। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भी टोपी पहनी। और दूसरा उदाहरण उनका मिलता है 1919 में रामपुर के नवाब सैयद हामिद अली खां बहादुर के यहाँ जब वो उनसे मिलने गए तो उनके दरबार में टोपी या कोई कपड़ा बांध के सर पे जाना होता था, तो उसके लिए एक टोपी इजाद की गई जिसे बाद में गांधी टोपी कहा जाने लगा। और बाद में ये टोपी इतनी प्रचलित हुई कि हर युवा कांग्रेसी का जो राष्ट्र को आज़ाद करने के लिए अपना तन मन धन सब निछावर करना चाहता था, वह इस टोपी को पहनने लगा। आप आज़ादी के आंदोलन की जितने भी क्रांतिकारी हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे आचार्य नरेंद्र हो, इन सब के आप वृत्त चित्र अगर देखेंगे तो ये किसी न किसी टोपी को पहने हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत में कलर कैमरा 70 के दशक में आया, और उससे पहले ये सभी लोग हमारे धरती को, भूमि को छोड़ चुके थे। तो इनके कलर का अभी सही ज्ञात नहीं है कि किन्होंने कब कलर पहना, लेकिन बहुत से स्पष्ट ये है कि इन लोगों ने टोपी को पहना। और टोपी जो आंदोलनकारियों की एक तटस्थ पहचान बनकर एक सामने आ गई थी, यहाँ तक कि लोग इसे आत्मनिर्भर और स्वावलंबी मानने लगे थे। अपनी खादी से बुनकर एक नुकीली टोपी बनाते थे, और ये कहा जाता था कि ब्रिटिश के सोलर हैट के मुकाबले इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की एक नई टोपी इजाद की है। यहाँ तक कि अंग्रेजी सरकार एक बार ये सोचने लगी कि इस टोपी को बैन कर दिया जाए, इस टोपी पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, जिससे आज़ादी की यह आग यहीं थम जाए। और सबसे ज़्यादा इस टोपी का प्रयोग असहयोग आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, और आज भी आप देखेंगे आसपास ऐसे लोग जो किसी न किसी विचारधारा को मानते हों, वो विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए आज भी विभिन्न प्रकार की टोपियों को पहनकर राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं। दूसरा आप देखें कि लाल टोपी का इतिहास क्रांति, ऊर्जा, आत्मविश्वास से मिलता जुलता है। विशेष तौर पर आप देखें कि समाजवादी
जो सोच के व्यक्ति होते हैं, जो समता और संपन्नता पे विश्वास रखते हैं, जो पीड़ित, दमित, वंचित, असहाय, कमजोर की बात उठाकर उसे समानता के व्यवहार पर लाने की सोच रखते हैं, वो इस टोपी को धारण करते हैं। सबसे पहले आज़ादी के बाद हिस्टोरिकल रूप से जयप्रकाश नारायण जी द्वारा इसे पहना गया। डॉक्टर लोहिया जी के भी पहनने के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं और आज़ादी के बाद वर्तमान में बहुत सारे राजनीतिक दल अपनी सोच को स्पष्ट करने के लिए इस लाल टोपी को धारण करते हैं और उनकी ये सोच ये बता देती है, दूसरों से अलग कर देती है कि हम समाजवादी सोच को लेकर हम एक राज्य की एक बेहतरीन मीमांसा की स्थापना करना चाहते हैं। हम कट्टरपंथ, धार्मिक विभाग, जातीय हिंसा से दूर हटकर नई चीज़ों को हम करना चाहते हैं। अब इन्हें हास्य परहास्य का विषय कहा जाए, इन्हें नाटक मंडली कहा जाए, इन्हें क्या कह दिया जाए, ये आज के समय में मैं समझता हूँ शब्दों की कोई सीमा नहीं रही है। जब हमारे राष्ट्र में हमें आज़ादी आंदोलन से मिली, हमें आज़ादी संघर्ष से मिली, उस राष्ट्र में क्या कोई ये कह सकता है कि आंदोलन करने वाले आंदोलन जीवी और परजीवी होते हैं? जब हमारे संविधान में, जिसे महामना डॉक्टर अंबेडकर जी ने इजाद किया, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन को लोकतंत्र की आत्मा कहा, उसकी संजीवनी उसे बताया और वहाँ पर ये शब्द प्रयोग किए जा सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश जैसे छोटे राज्य में शब्दों की क्या मीमांसा, किस संदर्भ में, किस टोपी का कहाँ इस्तेमाल किया जाए, यह सभी छात्रों को, आमजन को, शुभचिंतकों को और राष्ट्र के नायकों को, जो आगामी भविष्य के नायक हैं, उन्हें ये तय करना होगा कि ऐसी शब्दावली क्या हमारे राष्ट्र के विकास का घोतक हो सकती है या हमारे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह हो सकती है। मैं एक प्रश्न आप पे छोड़ रहा हूँ। 2 या 2.5 साल का अबोध बालक, जिसे शरीर ईश्वर ने जरूर दिया होता है, लेकिन भाषा, संस्कृति, विचार समाज देता है, उस अबोध बालक के मस्तिष्क में एक टोपी को लेकर इतने संकीर्ण विचार किसने प्रवेश किए होंगे? उनकी पहचान और उनके अपने बच्चे को समाजीकरण को लेकर हमें होशियार रहना होगा। कहीं कोई पड़ोसी, कहीं कोई बाहरी व्यक्ति हमारे बच्चे को संकीर्ण ना बना दे, छोटा ना बना दे और अपने बच्चे को विदेश में और हमारे बच्चे को आतंकवादी जैसी मानसिकता उसके अंदर ना प्रवेश कर दे। ऐसे में हर अभिभावक को क्रांतिकारी इतिहास पढ़ना होगा, अपने बच्चों को बताना होगा, तभी ये राष्ट्र अपने नवीन उद्यम और विश्व गुरु बन पाएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।